नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी की गई 2023 कक्षा 12वीं विषय इतिहास के मॉडल प्रश्न पत्रों को हल सहित समझेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, कक्षा 12वीं में बोर्ड में जो प्रश्न पत्र आता है उसके लिए समय निर्धारित है और वह 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। पूर्णांक 80 नंबर का है। इन सारी बातों से आप भली भांति परिचित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र से संबंधित सारी जानकारी दी थी। आज हम इन बातों पर पुनः चर्चा न करके बोर्ड के द्वारा जारी की गई जो प्रश्न पत्र हैं उनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पर। प्रश्न पत्र को इतिहास में 4 भागों में बांटा जाता है, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। खंड अ जो है, इसमें सारे एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर के जो प्रश्न है वो कुल 29 आते हैं। हम इसकी भी पहले चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं आप उसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, प्रश्नों के विवरण से संबंधित जानकारी या ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आते हैं आप उनके डिटेल जान सकते हैं। बात करते हैं खंड अ की, जिसमें जो पहला प्रश्न है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होता है और सही विकल्प का चयन करके उत्तर देना होता है। इसमें आपके ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आते हैं और जो सही विकल्प है इनका आपको चयन करना होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से जो धोलावीरा है, धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धोलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। और आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो जितने भी स्थल हैं उन स्थलों में सबसे अधिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात में ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो मातृ नाम से भारत में केवल एक ही ऐसा वंश था जिनके शासकों को मातृ नाम से संबोधित किया जाता था और वो दक्षिण भारत का शातवाहन वंश था। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो जो गौतमी है ये माँ का नाम है और उनका पुत्र शातकर्णी जी शासक का नाम है। तो इससे ये विदित होता है कि शासक से पहले उनकी माता का नाम लिखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कर्नाटक कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो वीर शैव परंपरा जो है इसके प्रवर्तक बासवना थे। बासवना नाम का एक ब्राह्मण थे। इन्होंने वीर शैव परंपरा की शुरुआत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वीर शैव हैं इनको लिंगायत भी कहते हैं। लिंगायत लिंगायत के नाम से भी जानते हैं और ये भगवान शिव के पुजारी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित्र के लेखक है। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन
आपने नाम सुना होगा कई बार, हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश के महानतम शासक थे, इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है वो है हर्षचरित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉलिन मैकेंजी द्वारा, कॉलिन मैकेंजी एक प्रकार से ब्रिटिश अधिकारी थे, तो कॉलिन मैकेंजी द्वारा जो विजयनगर है इसकी यात्रा कब की गई थी? इनकी यात्रा के बारे में जानने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूंगा आपको कि जो कॉलिन मैकेंजी है, कॉलिन मैकेंजी जो है ये कॉलिन मैकेंजी जो है ये एक अभियंता, अभियंता, पुराविद, पुराविद, सर्वेक्षक और मानचित्रकार, मानचित्रकार भी थे। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अधिकारी थे। इन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। यह भारत के पहले सर्वेयर, भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे, सर्वेयर जनरल थे। और इन्होंने विजयनगर की जो यात्रा है वो 1800 में की थी। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो ये ध्यान रखना, कॉलिन मैकेंजी जो है वो एक प्रकार से अभियंता भी थे, पुराविद भी थे, सर्वेक्षक भी थे और मानचित्रकार भी थे। और ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर के जो शासक है, विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? यानी ये किस प्रकार की उपाधि लगाते थे, नाम क्या के? तो आपने नाम सुना होगा कृष्णदेव राय। तो इससे ये विदित हो रहा है कि ये विजयनगर के शासक है वो राय की उपाधि लगाते थे और राय के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची थी? तो मक्का जो है ये भारत में अफ्रीका और स्पेन से आई थी। क्वेश्चन नंबर 8। मुगल काल का, मुगल काल का जो रज़्मनामा पुस्तक है, रज़्मनामा किस भारतीय ग्रंथ या पुस्तक का अनुवाद है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो रज़्मनामा है ये फारसी अनुवाद है। कौन सी ग्रंथ का? तो आप कहोगे कि ये जो रज़्मनामा है ये महाभारत का है। किसका है? महाभारत का। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मुगल बादशाह जो अकबर है, अकबर के समय इसका अनुवाद करवाया गया था। और रज़्मनामा का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर पूछ ले कि रज़्मनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये है युद्धों की पुस्तक। मैं यहां लिख रहा हूं, युद्धों की पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व संभाला, यानी झांसी का जो नेतृत्व है वो किसने संभाला था? देखिए, जो नाना साहिब हैं ये आप इशारे जानते होंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नाना साहिब हैं इन्होंने कानपुर,
इन्होंने कानपुर से नेतृत्व संभाला था। कुंवर सिंह जो है, इन्होंने बिहार से नेतृत्व संभाला था। और जो रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने झांसी से नेतृत्व संभाला था। और जो वाजिद अली शाह है, इन्होंने अवध से नेतृत्व संभाला था। अवध से नेतृत्व संभाला था। 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया था? कौन सा इसमें ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उस समय इस घटना से संबंधित नहीं किया गया था? तो इसको 1947 के विभाजन को मार्शल लॉ भी कहा था। इस घटना को मारामारी का नाम भी दिया था। इस घटना को हुल्लड़ का नाम भी दिया था। लेकिन जो विद्रोह है, इस विद्रोह का नाम नहीं दिया था। इसमें आपका विकल्प जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है, स्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यानी भारतीय संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये किसने प्रस्तुत किया था? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जिन्होंने प्रस्तुत किया था, उन्हीं ने जो झंडा प्रस्ताव है वो भी प्रस्तुत किया था। और ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946, मैं यहां लिख रहा हूं 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव पारित किया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अपोषण का भाग है। इसमें 5% दिए गए हैं और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। इसमें पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। यानी ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसने सबसे पहले ब्रह्मी और खरोष्टी का अर्थ निकाला था? तो ये ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेस। और जेम्स प्रिंसेस ने जो ब्रह्मी और जो खरोष्टी है, इसका अर्थ निकालने का जो कार्य है वो किया था 1838 में। 1838 में। दूसरा है, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के कबीर जो ग्रंथावली है, इसका संबंध राजस्थान के किस पंथ से है, यानी पंथियों से? तो इसका जो संबंध है वो है दादू पंथियों से। दादू दयाल ने ये इस पंथ के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत है, ये 1853 में की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले जो रेलवे चलाई गई थी, वो बंबई से थाने के मध्य चली गई थी। और इसके जो प्रवर्तक हैं, जो जन्मदाता है, वो थे लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी, जो इस समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत ईस्वी में लौटे, यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में कब आए थे? तो ये 1915 में भारत आए थे। तो प्रश्न ये भी है, फिर गए कब थे? तो 1893 1893 में गए थे, और 9 जनवरी 1915 को, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न है जो इसका लास्ट है, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए थे, यानी ब्रिटिश काल में भारत में सबसे पहले जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो वो हुए थे 1937 में। और इस समय भारत में जो कुल प्रांत है, ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि 1937 के समय भारत में कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय जो प्रांतों की संख्या थी वो थी, प्रांतों की संख्या प्रांतों की संख्या थी कुल 11, और इसमें से 5 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण सरकार बन गई थी, प्लस 3 में इन्होंने गठबंधन किया था। इस प्रकार से कुल जो सरकार बनती है वो बनती है 8 राज्यों में। ये ध्यान रखना, कुल जो सरकार बनती है वो बनती है 8 राज्यों में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रश्न नंबर 3 अति लघुत्मक प्रश्न है। प्रश्न निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए, यानी या तो आपको इनके उत्तर एक पंक्ति में देने हैं या एक शब्द में देने हैं। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए सारे विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को करें, ताकि जो बड़े वाले प्रश्न हैं आप उनको अच्छी तरह से टाइम के अनुसार कर सको। देखिए, इसमें भी कुल 12 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आज के स्विमिंग पूल आज के आज के जो स्विमिंग पूल है हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो आज के जो स्विमिंग पूल है मोहनजोदड़ो में ढेर सारे हमें वैसे स्नान घर छोटे छोटे मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो स्नान घर मिला है, सबसे बड़ी जो यहाँ इमारत मिली है, सबसे विशिष्ट इमारत है, सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है वो यहाँ की स्नानागार ही है। तो वर्तमान के जो स्विमिंग पूल है इसकी हम तुलना प्राचीन समय या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल है उनमें स्विमिंग पूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किसी विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई थी? ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने 1919 में जो महाभारत जो है इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किया था और जिम्मेदारी ली थी, नेतृत्व किया था? तो ये है वी.एस. शुंग ठाकर, जिन्होंने 47 साल में जिन्होंने 47 वर्ष में 47 वर्ष में पूर्ण कार्य करके एक नया समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किया था। कई बार ये भूल लेते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है, इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा था? तो 47 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? बहिर्विवाह, ध्यान रखना, विवाह के वैसे कई प्रकार होते हैं। मनुस्मृति विवाह के 8 प्रकार बताती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहिर्विवाह भी है और बहिर्विवाह के साथ साथ में अंतर्विवाह भी है। तो ये जो 2 प्रकार के विवाह है इसमें ध्यान रखना है कि
अपनी गोत्र से बाहर विवाह करने की जो पद्धति है उसको क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। अपने ही जाति के अंदर, अपने ही गोत्र के अंदर जो विवाह किया जाता है उसको हम आंतरिक विवाह कहते हैं। तो इन दोनों का ध्यान रखना, कई बार अंतर भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरबी में रचित अरबी में रचित अल बिरूनी की कृति प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए, यानी इनकी द्वारा, अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई जो किताब उल हिंद है, ये मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आप कहोगे ये अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और ये भी पूछ लेते हैं कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आपके हो जाएगा अल बिरूनी ने की थी। तो प्रश्नों की लैंग्वेज का बेटा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में अलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? अलवार जो है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंदू धर्म है इसके भी दो संप्रदाय किए गए। दो संप्रदाय, वैसे तो कई संप्रदाय हैं लेकिन मुख्य जो संप्रदाय है वो दो है। भगवान विष्णु को मानने वाले अलवार कहलाए और भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाए। तो अलवार जो है ये अपना जो इष्ट देव है, ये किसको मानते थे? भगवान विष्णु को मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम, ध्यान रखना, मंदिरों के जो प्रवेश द्वार हैं इन्हीं को क्या नाम दिया गया है? गोपुरम। दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों में ढेर सारे प्रवेश द्वार बने हुए हैं। इस प्रकार के जो बड़े बड़े विशाल प्रवेश द्वार बने हुए हैं, इन प्रवेश द्वारों को ही दक्षिण भारत में किसके नाम से जानते थे? गोपुरम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने 1563 और 1564 में कौन से करों को समाप्त कर दिया था? तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो 1563 है, देखिए मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में, ये यहाँ टाइप होने में मिस्टेक रहा है, इसको आप 64 ना पढ़कर इसको आप 63 पढ़े, ये 63 है। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया नामक कर को समाप्त किया था। ये जो जजिया कर है ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा। तो जजिया कर है ये गैर मुसलमानों पर लागू था। किस पर था? ये गैर मुसलमानों पर, गैर मुसलमानों पर लागू था, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? तो पहला जो प्रयास है ये 1872 में किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो इस समय का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना का प्रयास किया गया था। और विधिवत रूप से जो 10 वर्षीय जनगणना है ये 1881 से शुरू हुई थी। एक बार पूछ लेते हैं कि विधिवत जनगणना कब से शुरू होती है? तो ये भी ध्यान रखना, 10 वर्षीय जो हम वर्तमान में जो जनगणना देखते हैं, 10 वर्षीय जो जनगणना है इसकी जो शुरुआत है वो 1881 से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
मनाने का ऐलान कब किया था? तो आपको पता होगा जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट मिशन असफल हो जाने के बाद भारत में मुस्लिम लीग अन्य किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए इन्होंने एक नारा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाओ, अब हम पाकिस्तान लेके ही रहेंगे। और इसके लिए इन्होंने सीधी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया, जिसको प्रत्यक्ष कार्रवाई या सीधी कार्रवाई कहते हैं। और इसकी जो शुरुआत है, ये 16 अगस्त 1946 को की गई थी और इसकी शुरुआत भारत में कलकत्ता से की गई थी। इस दिन मुसलमानों ने कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सांप्रदायिक दंगे करने शुरू कर दिए थे, जिसमें कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। और इनके साथ साथ में इन्होंने खुला नारा दे दिया गया था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हुए एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, हमने जस्ट अभी इससे पहले इसकी चर्चा की है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसके तहत 1937 के प्रांतों में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी थी? तो मैंने अभी बात की थी कि 8 में बनी थी। 5 तो इनको 5 में इनको पूर्ण बहुमत मिल गया था और प्लस 3 जो है, इन 3 में इन्होंने गठबंधन सरकार बनाई थी। इस प्रकार से कुल 8 प्रांतों में इनकी सरकार बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे या प्रांतों को, ये ध्यान रखना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि केंद्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, और अगर केंद्र मजबूत होगा तो सीधी सी बात है, देश मजबूत होगा। इसलिए इन्होंने केंद्र को मजबूत बनने का समर्थन किया था। लास्ट प्रश्न है, हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू के मेल से बने उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। यानी ऐसी कौन सी भाषा है जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी है और महात्मा गांधी चाहते थे कि यह भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भारत की राष्ट्रीय भाषा के लिए जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भाषा, जिसका नाम हिंदुस्तानी भाषा है, इस हिंदुस्तानी भाषा को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जन सामान्य की भाषा है, जिसमें हिंदी के भी शब्द हैं और उर्दू के भी शब्द हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरे जोर के साथ में कहा था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदुस्तानी भाषा को ही बनाया जाए। इस प्रकार के आपके जो भाग अ है, जिसमें एक एक नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, लगभग सारे हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं बी पोर्शन की, जो खंड ब है। खंड ब, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं और इनकी जो उत्तर शब्द सीमा है, ये ध्यान रखना। उत्तर शब्द सीमा का विशेष का ध्यान रखना। उत्तर शब्द सीमा जो है वो इनकी आती है लगभग 50 शब्द। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई जरूर नहीं कि 50 के 50 आप गिनते रहो बार बार कि कितने हो गए कितने हो गए। आपको ये ध्यान रखना है कि लगभग कम से कम 40 के आसपास में शब्द होने चाहिए। और अगर 50 से अधिक शब्द हो जाते हैं तो आगे वाले प्रश्न अटेंड ना करने की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि समय जो है वो सीमित होता है। इसलिए विशेष कर ध्यान रखें कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इसको आप लगभग 30 से 40 30 से 40, या अगर 30 की जगह आप 35 भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और इधर 45 कर दीजिए। यानी कि लगभग इसकी जो शब्द सीमा है, इसका विशेष का ध्यान रखोगे। मान चलिए कि 50 शब्द पूछे हैं, तो आपको 35 से लगभग 45 के दरमियान करने हैं। और शब्द सीमा का आप ध्यान रखोगे तो इतिहास में किसी भी प्रकार के प्रश्नों के पीछे रहने का कोई चांस नहीं बनता है। इतिहास का जो पेपर होता है वो लगभग हमेशा बच्चे यही कहते हैं कि पूरा सर प्रश्न हम हल नहीं कर पाए क्योंकि समय पूरा हो गया। इसका कारण ये होता है कि कुछ प्रश्न हमें अच्छे आते हैं तो हम उसको
अच्छी तरह से कर लेते हैं, शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं। जहाँ 50 शब्द पूछे हैं, वहाँ हम 60-60, 70-70 और कई बार तो ऐसा चांस बनता है कि हम 100 शब्दों में भी कर लेते हैं। अगर हम 50 शब्द यहाँ अधिक लिखते हैं, तो सीधी-सी बात है कि समय पर्याप्त होता नहीं है हमारे पास में, तो पीछे वाला कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर रहेगा। इसलिए मेरी आप सबसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि शब्द सीमा का विशेषकर ध्यान रखते हुए सारे विद्यार्थी बोर्ड के प्रश्नों को आराम से पूरा करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। यानी आपने वेद के बारे में पढ़ा होगा। वेद जो वेद में विशेषकर ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उस पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि विराट नामक देवता के शरीर के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। कितने? 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। ये जो 4 वर्ण है, इसमें पहला जो वर्ण है वो ब्राह्मण है और दूसरा जो वर्ण है वो क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो धर्मशास्त्र है, इस धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है, इनके प्रमुख कर्तव्य क्या थे, इनके प्रमुख कार्य क्या थे? तो धर्मशास्त्रों के अनुसार जो ब्राह्मण है, इनका प्रमुख कार्य एक तो वेदों का अध्ययन करना है, वेदाध्ययन करना, और इनके साथ-साथ में वेदों का अध्ययन करवाना, यज्ञ करना और दान दक्षिणा लेना। इनके साथ-साथ में जो भी धार्मिक रीति-रिवाज है, विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं, इनका पालन करना भी ब्राह्मणों का ही प्रमुख कर्तव्य या कार्य थे। वहीं अगर हम क्षत्रियों की बात करते हैं, तो जो क्षत्रिय हैं, इनका प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना था। तो इनका प्रमुख कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। इनके साथ-साथ में लोगों को न्याय दिलाना और इनके साथ दान दक्षिणा देना प्रमुख कार्य क्षत्रियों का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम लिखने के लिए बोला है। तो इसमें जो विश्व के 4 ऐसे चिंतक हैं, जिन्होंने जीवन का जो रहस्य है, इसको समझाने का प्रयास किया है। एक प्रकार से शिक्षक की भूमिका इन्होंने निभाई है। तो इसमें भारत से हैं महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जरतुस्त्र, जो ईरान से संबंधित थे, और शुक्रात, जो यूनान से संबंधित थे। ये 4 ऐसे चिंतक थे, ऐसे शिक्षक थे, जिन्होंने मानव जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में कौन-कौन से बदलाव आए? यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए और जानकारी होगी कि जो बौद्ध धर्म है, इसके 2 संप्रदाय हैं। एक है महायान और दूसरा है हीनयान। वैसे मैंने इसको मेंशन किया है, ये आप देख रहे हैं, मैंने मेंशन करने का काम किया है यहाँ। फिर भी थोड़ा-सा ध्यान रखना। जैसे चतुर्थ बौद्ध संगीति, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। तो जो लास्ट और जो अंतिम की बौद्ध संगीति है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म जो है, इसका विभाजन हो गया था और बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। एक है हीनयान और दूसरा है महायान नामक 2 संप्रदायों में हुआ था। प्रारंभ में जो महात्मा बुद्ध है, प्रारंभ में महात्मा बुद्ध को सारे लोग केवल एक साधारण मानव समझ रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये साधारण मानव नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रकार से मुक्तिदाता है, और मुक्तिदाता के रूप में लोगों ने महात्मा बुद्ध की कल्पना करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि इनके साथ-साथ में बुद्ध और जो बोधिसत्व है, इनकी धीरे-धीरे लोगों ने मूर्तियाँ बनाकर इनकी पूजा करनी शुरू कर दी, और ये समझा गया कि महात्मा बुद्ध ही वो इंसान है, वो आत्मा है, वो ईश्वर का रूप है,
जो सांसारिक लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और इनके साथ-साथ में उनको सन्मार्ग दिखा सकते हैं। तो यहीं से धीरे-धीरे महायान लोगों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाकर इनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। और अगर हीनयान के बारे में देखा जाए तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और ये महात्मा बुद्ध को केवल एक साधारण इंसान समझ रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैन दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक ध्यान रखना, जो प्रासंगिक है वैसे इसका मतलब वर्तमान में उपयोग से है कि जैन दर्शन में जो अहिंसा को लेकर सिद्धांत दिया था, जो विचार दिए थे महावीर स्वामी ने, क्या उनका महत्व आज भी बरकरार है या उनके महत्व में किसी प्रकार का कोई बदलाव हुआ है? तो देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या को देखिए। इस प्रश्न के अनुसार जैन दर्शन जैन दर्शन के जैन दर्शन के अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण विश्व, ये ध्यान रखना, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैन दर्शन जो है इसका मुख्य सिद्धांत क्या है। तो जैन दर्शन कहता है कि जो संपूर्ण विश्व है वो प्राणवान है, इस पूरे विश्व में प्राण है। अर्थात जैन दर्शन ये कहता है कि पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, यहां तक इन्होंने कहा है कि जो पत्थर और जो पहाड़ है, इनमें भी जीवन होता है। इसलिए हमें पत्थरों की, पहाड़ों की या विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, इनकी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है। इन्होंने कहा है कि अतः किसी भी प्राणी या कोई भी निर्जीव जो वस्तु है, इनको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाई जाए और यही अहिंसा है। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार के अगर हम किसी की हत्या करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो वो हिंसा है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी को हानि हो, किसी को चोट पहुंचे, किसी को नुकसान हो या किसी के प्राणों को नुकसान हो। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो ये अहिंसा है। ये जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। उन्होंने आगे यहां भी कहा है कि आज विश्व में पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में लोगों के द्वारा काटा जा रहा है। हम देखते हैं कि आज मनुष्य अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है। पेड़ पौधे जितने लगाते नहीं हैं, उतने पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ में इन्होंने यहाँ वर्तमान में देखते हुए वर्तमान के परिदृश्य को देखें तो आप देखेंगे कि वर्तमान में केवल पेड़ पौधों की ही कटाई नहीं होती है, बल्कि इनके साथ साथ में पशु पक्षियों को भी लोगों के द्वारा मारा जा रहा है। आज भी जैन दर्शन का अहिंसा का जो सिद्धांत है, ये बहुत प्रासंगिक है। इस दर्शन के सिद्धांत पर चलकर हमें विश्व भर में, यहाँ विश्व भर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, विश्व भर में अहिंसक बना सकते। विश्व भर को अगर हम किसी भी प्रकार के जैन दर्शन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आज भी हम विश्व में जो हिंसा चल रही है, इसको हम अहिंसा में तब्दील कर सकते हैं और विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो एक प्रकार से विदेशी यात्री है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था भारतीय डाक व्यवस्था प्रणाली की दो विशेषताएं लिखिए। यानी इब्न बतूता ने भारत में डाक व्यवस्था को देखकर यह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था कि इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं हो सकती है। तो इन्होंने ऐसे कौन कौन सी दो विशेषताएं दी हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय डाक प्रणाली की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली है, भारतीय डाक प्रणाली से व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर
विभिन्न प्रकार के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना भी संभव हो पाया है। यानी अगर डाक प्रणाली नहीं होती तो किसी भी प्रकार के व्यापारियों के द्वारा जो वस्तुओं का लेन-देन होता है, आयात-निर्यात होता है, इसकी सूचना भी नहीं पहुंचती। दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय डाक प्रणाली इतनी कुशल थी। इब्न बतूता कहते हैं कि जिस समय मैं भारत में आया तो मैंने देखा भारत की जो डाक प्रणाली है, जो डाक व्यवस्था है, वो इतनी कुशल है, इतनी दक्ष है कि जहां सिंध से लगाकर दिल्ली तक यात्रा करने में लगभग लगभग 50 दिन का समय लगता है। लगभग 50 दिन का समय लगता है। लेकिन वहीं अगर भारतीय डाक प्रणाली को देखें तो इनकी जो गुप्तचर है, भारतीय डाक प्रणाली की जो गुप्तचर है, ये किसी भी प्रकार की सूचना सिंध से अगर दिल्ली तक कोई सूचना भेजते हैं तो सुल्तान तक पहुंचाने में ये कह रहे हैं कि मात्र 5 दिनों के अंदर ये पूरी सूचना पहुंच जाती थी। लेकिन अगर साधारण यात्रा का समय देखा जाए तो लगभग 50 दिन लगते थे। इस बात को देखकर, इस प्रणाली को देखकर इब्न बतूता बड़ा आश्चर्यचकित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ये भी विदेशी यात्री बर्नियर से संबंधित है, जो फ्रांस का यात्री था। देखिए, बर्नियर की पूर्व और पश्चिम पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो बर्नियर है, इसका पूरा नाम फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भारत को पूर्व, ध्यान रखना, बर्नियर ने भारत के लिए जो शब्द का प्रयोग किया वो पूर्व के लिए किया है, और यूरोप को उन्होंने कहा है पश्चिम का क्षेत्र। तो भारत के लिए उन्होंने पूर्व और यूरोप के लिए पश्चिम शब्द का प्रयोग किया है। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की। सामान्यतः वह भारत में जो देखता था उसकी तुलना, इसकी ये विशेषता है कि, और ये पूछ लेते हैं कि बर्नियर की भारत में यात्रा के दौरान उनकी जो पुस्तक लिखने का जो मुख्य तरीका है वो किस प्रकार का था। इसकी एक खासियत थी कि ये भारत में जो भी देखता था, जो भी ये भारत में देखता था, सबसे पहले उसकी जो तुलना है वो यूरोप से करता था। और अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि बर्नियर यूरोप में भी किस देश से भारत की तुलना करता था, तो यूरोप में वो सबसे पहले फ्रांस के साथ भारत की तुलना करता था। और तुलना करते हुए बर्नियर भारत की स्थिति स्थिति को यूरोप में हुई विकास की तुलना में हमेशा दयनीय बताता है। यानी कि बर्नियर ये कहता है कि भारत हर प्रकार से पिछड़ा हुआ देश है, भारत एक कमजोर राष्ट्र है, और अगर भारत और यूरोप के अन्य देशों की तुलना करें और यूरोप में विशेषकर फ्रांस की तुलना करते हैं तो फ्रांस भारत से कई गुना ताकतवर भी है और विकसित देश है। भारत को बर्नियर ने हर प्रकार से एक पिछड़ा हुआ देश माना है। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक प्रकार से इनकी स्थिति हर क्षेत्र में दयनीय है। लेकिन अगर वास्तव में इनके विचार को समझा जाए, और इन्होंने प्रश्न पूछा है कि आप कितने बर्नियर के विचार से सहमत है या नहीं है, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसे कि मैं बर्नियर की इस प्रकार की तुलना से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वास्तव में उसका भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरह से पक्षपात पर आधारित था। यानी उसका पहले से ही ये पूर्वाग्रह था कि वो फ्रांस को ताकतवर और विकसित राष्ट्र समझेगा और विकसित राष्ट्र साबित करने का प्रयास करेगा, और हर प्रकार से वो भारत को निम्न दयनीय समझने का प्रयास करता था। और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भी हर प्रकार से भारत को निम्न साबित करने का प्रयास किया है। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए और दे दूं कि जो बर्नियर है ये फ्रांस का रहने वाला था। ये एक प्रकार से चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। कई बार पूछ लेते हैं कि बर्नियर निम्न में से कौन था, तो ये चारों प्रकार के इसमें कौशल थे। हर प्रकार से ये एक प्रकार से 10 दक्ष व्यक्ति थे। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो बर्नियर है वो 1656 में आए थे।
1656 में आए थे और 1668 तक 1668 तक भारत में रहे थे। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि बर्नियर जिसमें भारत में आया था उस समय शासक कौन था? तो आपको पता होगा कि 1656 में भारत का जो मुगल बादशाह था वो शाहजहां था। हालांकि 56 में औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन जो बादशाह था वो शाहजहां ही था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो 1658 में बादशाह बनते हैं। तो इन दोनों के जीवन काल में बर्दियर यहीं रहे और लगभग 12 साल तक ही भारत में रहे थे। इन्होंने किताब लिखी है, वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे, फिर भी यहां मैं लिख रहा हूं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये इनकी कृति है, इनकी पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी, किलेबंदी का संक्षिप्त में आपको उल्लेख करना है कि इनकी किलेबंदी किस प्रकार की थी। तो विजयनगर का जो साम्राज्य है, विजयनगर जो नगर है, ये चारों ओर से किलेबंद किया हुआ एक शहर था और इसको इस प्रकार से दीवारों से घेरा गया था कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। हर प्रकार से छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी घिरी हुई थी, यहाँ तक कि दुर्ग भी घिरे हुए थे, यहाँ का जो कृषि का भाग है वो भी घिरा हुआ था और पहाड़ी इलाके जो है इनकी भी चारों ओर दीवार थी। तो कोई भी विदेशी आक्रांता आसानी से विजयनगर पर आक्रमण कर दे ये संभव नहीं था। विदेशी आक्रांताओं से रक्षा करने के उद्देश्य से ही इस दीवार का निर्माण किया गया था। देखिए इसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा हेतु विशाल किलेबंदी की गई थी जिसे दीवारों से घेरा गया था। जो मैंने आपको लगभग यहाँ एक संकेत दिया है, इस प्रकार से दीवारों से घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र था। किलेबंदी में केवल शहरी आवासीय क्षेत्र ही नहीं थे, बल्कि इनके साथ साथ में जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र और जो जंगली इलाका है, जंगली इलाके को भी घेरा गया था। नगरों को इस प्रकार बनाया जाता था कि प्रत्येक नगर स्वयं में अपना आप एक किला था। किसी भी व्यक्ति को विजयनगर में प्रवेश करने के लिए विजयनगर के केंद्र तक पहुंचने हेतु जो किलेबंदियां हैं तथा जो सुरक्षित क्षेत्र हैं इनसे गुजरना होता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी के साथ में विजयनगर में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि चारों ओर से विजयनगर कैद था, चारों ओर से विजयनगर जो है वो सुरक्षित दीवारों से घिरा हुआ था, प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी? महिलाएं जो है वो कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी? देखिए महिलाओं का क्या योगदान था, हम इसकी बात करते हैं। मुगल कालीन महिलाओं द्वारा कृषि समाज में अदा की जाने वाली भूमिका, यहाँ हम दो प्रकार के कार्य लेते हैं। महिलाएं क्या क्या कार्य करती थी? पहला कार्य देखिए, कृषि कार्य में पुरुषों के साथ पुरुषों के साथ महिलाएं भी बराबर भागीदारी रखती थी। महिलाएं खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का साथ देती थी। जैसे कि आप देखिए, महिलाएं विशेषकर बुआई का काम करती थी, निराई का काम करती थी, गुड़ाई का काम करती थी और फसल की कटाई का काम करती थी। इनके साथ साथ में पकी हुई जो फसल है इनका दाना निकालने जैसे कई प्रकार के कार्यों में महिलाएं भी पुरुषों के साथ में कार्य करती थी। नंबर 2 है
दस्तकारी के कार्यों जैसे कि बहुत सारी महिलाएं घरों में बैठे बैठे भी काम करती थी, खेतों के अलावा भी वो कार्य करती थी। जैसे सूत काटने का कार्य है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने से संबंधित कोई कार्य है। इनके साथ साथ में मिट्टी को साफ करना और मिट्टी को गूंथना, इसके अलावा कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि ऐसे कार्य है जो मुगल कालीन महिलाएं पुरुषों के साथ साथ में कार्य करती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है 12। मुगल कालीन खुदकाश्त व पाहीकाश्त किसानों में अंतर स्पष्ट करना है। ध्यान रखना, खुदकाश्त और पाहीकाश्त। देखिए, खुद नाम पता चल रहा है, खुद, खुद का यानी स्वयं, 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 ये ध्यान रखना, खुद का मतलब स्वयं। तो खुदकाश्त किसान, ये वे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जहां उनकी स्वयं की जमीन थी और स्वयं की जमीन पर ही ये लोग खेती करने का कार्य करते थे। स्वयं की जमीन और स्वयं की जमीन पर खेती करना, खेती करने का कार्य वो किसान करते थे जिनको मुगल काल में खुद काश्त कहते थे। दूसरे प्रकार के किसान पाही काश्त। पाही काश्त ये वे किसान थे जो दूसरे गांव, ध्यान रखना, ये वो किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। और कुछ लोग, इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अपनी मर्जी से काम करने आते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर किसी भी क्षेत्र में काम करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनको कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो किसान जो है मुगल काल में दो प्रकार के थे, एक तो खुद काश्त और दूसरे पाही काश्त। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। मुगल शासकों का वंश क्रम लिखिए। हालांकि आज तक ऐसा इतिहास में पिछले 10-12 सालों से मैं देख रहा हूं कि बोर्ड में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये मॉडल प्रश्न पत्र में पूछा गया है, लेकिन विद्यार्थी थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दे। किसी भी शासक के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो देखिए, मुगल शासक, अगर मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश के जो संस्थापक हैं ये है बाबर, जिनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1526 से लगाकर 1530। आप सभी जानते हैं कि भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक है वो बाबर है, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो पहला शासक जो है वो है बाबर। बाबर भारत में बस चुनिंदा, आप देख रहे हैं 4 साल, चुनिंदा कुछ वर्षों तक ही इन्होंने शासन किया था। ये किसी भी प्रकार से भारत में स्थिति को मजबूत नहीं कर पाए। और इसके बाद में जो शासक बनते हैं 2 नंबर, यहाँ से ध्यान रखना, 2 नंबर जो शासक बनते हैं वो बनते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो सफर रहा है वो बड़ा दुख भरा रहा है, बड़ा कष्टदायी रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि हुमायूं के जीवन काल, ये भी ध्यान रखना कि हुमायूं एक ऐसा शासक था जिनका जो शासन काल है वो 2 भागों में विभाजित है। आपको पता होगा कि हुमायूं के समय एक शेरशाह सूरी नाम के विद्वान थे, अफगान थे, बड़े खूंखार आक्रांता थे, योद्धा थे। और इन्होंने, आप देख रहे हैं 1500, इनका जो हुमायूं का पहला शासनकाल है वो 1530 से लगाकर 1540 तक रहा है। और दूसरा जो है वो है 1555 से 1556 तक। इस 1540 में शेरशाह सूरी जो अफगान शासक है, इन्होंने हुमायूं को देश से खदेड़ दिया और भारत पर राज करने का कार्य किया। तो 1540 से लगाकर 1555 तक जो शासनकाल है ये भारत में अफगानों ने किया था, शेरशाह सूरी और इनके वंशज के लोगों ने किया था। और 1555 में हुमायूं फिर अपने भविष्य को आजमाते हैं, फिर यहाँ भारत की ओर नजर करते हैं और 1555 में इनको सफलता मिल जाती है। तो 1555 में हुमायूं का दूसरी बार राज्याभिषेक होता है और 1556 में सीढ़ियों से गिरने के कारण लड़खड़ाते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि हुमायूं का जो जीवन काल है पूरे जीवन में वो लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अकबर। भारतीय इतिहास में अकबर एक महान शासकों में गिने जाते हैं। अकबर का जो शासनकाल रहा है ये 1556 से लगाकर और 1605 तक रहा है।
आपको पता होगा कि 1556 में अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था और इसमें भी अकबर की ही जीत हुई। अकबर का शासनकाल भारत में स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि अकबर ने किसी भी प्रकार से धार्मिक जो भेदभाव है इसको पूर्ण रूप से मिटाते हुए हर प्रकार से सहिष्णुता विकसित करने का कार्य किया था। और कई बार प्रश्न ये भी पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया, जिस समय ईस्ट इंडिया की स्थापना होती है, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आप सारे विद्यार्थी ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में होती है। और आप देखोगे गौर से तो 1556 से लगाकर 1605 तक जो भारत में मुगल बादशाह रहे हैं वो रहे हैं अकबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के जो मुगल बादशाह थे वो थे अकबर। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है और कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो इसका ध्यान रखना, इस समय मुगल बादशाह अकबर थे। फिर यहाँ से चलते हैं आगे। अकबर के बाद में जो शासक बने हैं वो बने हैं जहांगीर। जहांगीर, वैसे देखा जाए तो जहांगीर जो है ये न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने न्याय की घंटी भी आगरा में लगाई थी, आप सबको पता है। और इनके साथ साथ में ये चित्रकला में बड़े दक्ष थे। इनके साम्राज्य में कई चित्रकार थे, लेकिन ये चित्रकला में इतने पारंगत थे कि कौन से चित्रकार ने मानव शरीर के कौन से अंग का निर्माण किया है, कौन से अंग को चित्रित किया है, ये भली भांति उसके बारे में जानते भी थे और सारी चीज बताते कि इस मानव शरीर के चित्र में कौन सा चित्र किस विद्वान ने बनाया है। और इनके साथ साथ में ये न्यायप्रिय शासक भी थे। नेक्स्ट है, ये आपको पता है कि जहांगीर को सलीम के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में है शाहजहां। शाहजहां शाहजहां का जो शासन काल है वो 1628 से लगाकर 1658 तक रहा है। और शाहजहां को, आपको पता है कि शाहजहां जो मुमताज महल, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने, मुमताज महल इनकी पत्नी हुआ करती थी, बहुत प्रेम करते थे। और उनकी स्मृति में, उनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनाया था जो 7 आश्चर्यों में शामिल है। इनका जो बचपन का नाम है वो है खुर्रम। कई बार ऐसे नाम पूछ लेते हैं विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इनका मूल नाम था, बचपन का नाम था खुर्रम। फिर उसके बाद में है जहांगीर, सॉरी, औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से लगाकर 1707 तक था। औरंगजेब एक प्रकार से कट्टर इस्लामिक शासक थे और इन्होंने हर प्रकार से साम्राज्य में सत्ता के लिए विभिन्न मुसलमानों को नियुक्त करने का कार्य किया। और इनके साथ साथ में ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन बहुत जगह इन्होंने जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर वगैरह थे उनको भी तोड़वाने का कार्य किया था। वैसे अगर देखा जाए तो मुगल वंश में ये जो शासक रहे हैं, 6 शासक, ये बड़े महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। और मुगल वंश जो है वो लगभग ये इन 6 शासकों तक ही सीमित है। बाद में शासक तो कई बने हैं वैसे, लेकिन बाद के जो शासक है वो ज्यादा योग्य नहीं थे, बहुत कमजोर शासक थे। बहुत सारे शासक तो ऐसे होंगे आगे जो केवल कुछ सत्रों के सीमित शासक हो जाएंगे। जो मुगल बादशाह नाम से प्रसिद्ध थे वो ये लगभग 7 ही शासक थे। तो इसके बाद में, औरंगजेब के बाद में शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक बनता है। इसके बाद बनता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, और ये आप सभी जानते हैं कि बहादुर शाह जो जफर है ये अंतिम मुगल बादशाह है। ये यहाँ मैंने मेंशन किया है। जो बहादुर शाह जफर है ये अंतिम मुगल बादशाह है। और आप सभी जानते हैं कि बहादुर शाह जफर जो है 1857 की जो क्रांति है उसमें पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति है वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफरी थे, जिन्होंने दिल्ली से क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी? जो ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, और ये जो रिपोर्ट है ये इतिहास में 5वीं रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आखिर ये रिपोर्ट क्या थी और इसमें क्या लिखा हुआ है, और ये ब्रिटिश संसद में 1813 में प्रस्तुत की गई थी। देखिए इसके बारे में।
5वीं रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो 5वीं रिपोर्ट है इसको ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ब्रिटिश संसद में इसको 1813 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस प्रकार से शासन कर रही है, किस प्रकार से भारतीयों का वो सहयोग कर रही है या भारतीयों पर अत्याचार कर रही है, इनका इनकी छानबीन करने के लिए विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। और इसका मतलब ये 5वीं रिपोर्ट है, इससे ये सिद्ध होता है कि इससे पहले 4 और रिपोर्टें बनी थी, इसलिए इसका नाम 5वीं रिपोर्ट पड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में जमींदारों और रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान, ये ध्यान रखना, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, वैसे बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं रैयत का मतलब किसान होता है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, रैयत का मतलब किसान होता है। तो जो जमींदार हैं, किसान हैं, इन जमींदारों की, किसानों की अर्जियां भिन्न भिन्न जिलों के जो जिला कलेक्टर हैं इनकी रिपोर्ट और जो राजस्व संबंधी आंकड़े और कई प्रकार के अधिकारियों के द्वारा बंगाल और मद्रास का जो राजस्व है इससे संबंधित या जो न्यायिक प्रशासन है इस पर लिखी गई विभिन्न प्रकार की जो टिप्पणियां हैं, ये सारी टिप्पणियां 5वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, इसमें शामिल की गई थी और इसी पर ब्रिटिश संसद में चर्चा की गई थी। इसलिए इसका नाम 5वीं रिपोर्ट रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपनिवेश काल उपनिवेश काल में कुदाल कुदाल और हल से क्या तात्पर्य है। ये ध्यान रखना, कुदाल और जो हल है, औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों के समय कुदाल और जो हल है इससे क्या तात्पर्य है। देखिए विद्यार्थियों, उपनिवेश काल में कुदाल शब्द पहाड़िया लोगों के लिए तथा जो हल शब्द है ये संथालों के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये कई बार प्रश्न पूछते हैं कि पहाड़िया लोगों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो पहाड़िया लोगों का जो प्रतीक है ये कुदाल था, ये ध्यान रखना। और जो संथाल लोग हैं, इन संथाल लोगों का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये था हल। कुदाल जो है वो लगभग फावड़ा जैसी एक हथियार होता है जो जमीन जोतने का कार्य करता है, लेकिन जमीन की ज्यादा गहरे तक नहीं जाता है। इसलिए इस समय का जो कार्य है वो ज्यादा कोई अच्छी खेती कार्य से संबंधित नहीं था। और संथाल जो है ये बड़े परिश्रमी लोग थे, इसलिए इन्होंने हल का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक जमीन को जोतने का कार्य किया था। तो ये कई बार इतना ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो हल है वो किसका प्रतीक है, तो वो संथालों का है। और जो कुदाल है वो किसका प्रतीक है, वो पहाड़ियों का है। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों में झूम खेती करके, ये ध्यान रखना, पहाड़ी लोग जो है ये झूम खेती करते थे। झूम खेती करके अपनी गुजर बसर करते थे। गुजर बसर का मतलब है कि वो अपने जीविकोपार्जन करते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो खेती करते थे और झूम खेती करते थे। जो झूम खेती का मतलब है कि किसी एक निश्चित स्थान पर ना रहकर समय समय पर अधिक अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खेती करना और विशेषकर खेती करने से पूर्व जंगलों को काटना, जंगलों में आग लगाना, उस राख को पूरे खेत में बिखेरना और उसके ऊपर खेती करना। इस प्रकार की जो खेती होती थी उसको झूम खेती कहा जाता था। तो झूम खेती करने का कार्य विशेषकर जो पहाड़िया लोग हैं ये करते थे। यह झूम खेती, झूम कृषि झूम कृषि के लिए कुदाल किसका प्रयोग करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। कुदाल पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक था, ये ध्यान रखना। कुदाल जो है ये पहाड़िया लोगों के जीवन का क्या था, प्रतीक था। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो जो हल है ये हल किसका प्रतीक था, हल राजमहल में निवास करने वाले पहाड़िया जो है, इस पहाड़िया में निवास करने वाले स्थायी कृषि करने वाले जो संथाल लोग हैं, इन संथाल लोगों का जो प्रतीक चिन्ह था वो हल था। तो ये मैंने पहले ही बोला है, ध्यान रखना कौन कौन सा चिन्ह किसका प्रतीक चिन्ह है, ये ध्यान रखना। कि शक्ति का प्रतीक था संथाल लोग, अंतर पूछा है तो संथाल लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। संथाल लोग जो है वो खेती करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। संथालों द्वारा
पहाड़िया लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेने से दोनों के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ, लंबा संघर्ष चला और फिर ये आपस में मुड़ थे जिसमें ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करती है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो संथाल और जो पहाड़िया लोग हैं, इनके अगर अंतर को देखें तो आपको सीधा सा ये देखना है कि जो कुदाल है, कुदाल जो है वो पहाड़िया लोगों का प्रतीक है, हल जो है वो संथाल लोगों का प्रतीक है। ठीक? और इनके साथ-साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो संथाल लोग हैं, ये खेती करने के लिए हल का प्रयोग करते थे और ये पूरी ज़मीन को जोतने का कार्य करते थे, जबकि जो पहाड़िया लोग हैं, वो झूम खेती करते थे और ज़्यादा मेहनत के साथ में खेती नहीं करते थे। और यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने संथालों को जगह दी और संथालों के रहने के लिए भी व्यवस्थाएँ की थी। आपको ये भी पता होगा कि संथाल लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रकार के सीमा निर्धारित की थी और सीमा निर्धारित करते हुए इनको खेती करने से संबंधित अलग भूभाग भी चिन्हित कर दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो महात्मा गांधी से संबंधित है। आजादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। यानी जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे। ऐसी स्थिति में निडर महात्मा गांधी ने एक फौज की तरह अकेले ही देश में शांति स्थापित करना और सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे उनमें सद्भावना स्थापित करने का प्रयास किया था। इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक फौज के समान कार्य किया। देखिए, आजादी के समय एक अकेली फौज के रूप में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए देश के विभिन्न भागों की पद यात्रा की। यानी जहां कहीं भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उन सारे दंगों को शांत करने के लिए उन सांप्रदायिक स्थलों की महात्मा गांधी ने पद यात्रा की। यानी वो पैदल गए, अलग अलग क्षेत्रों में पैदल गए, सभी जनता को संबोधित किया और संप्रदाय के नाम से जो दंगे हो रहे थे उनमें शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इसकी शुरुआत जो है, महात्मा गांधी सबसे पहले पूर्वी बंगाल जाते हैं और पूर्वी बंगाल का एक क्षेत्र है नो आखली। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये नो आखली कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये वर्तमान में इसका पूछते हैं, उस समय तो ये पूर्वी बंगाल का भाग था, लेकिन वर्तमान में ये जो भाग है ये बांग्लादेश का भाग है। इसलिए ये ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि नो आखली वर्तमान में कौन से देश में स्थित है। तो नो आखली वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, लेकिन उस समय ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। तो जो महात्मा गांधी है, ये सबसे पहले नोआखली जाते हैं और वहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनको शांत करने का प्रयास किया। फिर वहाँ से ये जाते हैं बिहार, बिहार के कई गाँवों में दौरा करते हैं। वहाँ से फिर ये कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता में भी सांप्रदायिक दंगों को शांत करते हैं। इसके बाद में फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भी संप्रदाय के नाम से, धर्म के नाम से जो दंगे हो रहे थे, उन दंगों में भी महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया और शांति स्थापित करने की कोशिश की। दंगों से सुलझी झोंपड़ियों की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर जो जहाँ कहीं भी वो गए हैं, चाहे वो नोआखली जाओ, बिहार जाओ या विभिन्न प्रकार के गाँव में जाओ, कलकत्ता, दिल्ली जहाँ कहीं भी महात्मा गांधी गए थे, उन्होंने जहाँ कहीं भी जाकर हिंदू और हिंदुओं के साथ-साथ जो मुसलमान थे, इनको एक-दूसरे का सहयोग करने का एक प्रकार से राजी किया, इनको सलाह दी कि आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना के साथ में रहना चाहिए। तो सहयोग के साथ रहने को कहा तथा एक दूसरे पर भरोसा कायम रखने की सलाह दी। गांधी जी ने अकेले ही स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ भड़के विभिन्न प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे हैं, सांप्रदायिक दंगों से निपटने में एक अकेली फौज की तरह कार्य किया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में गांधी जी का जो योगदान है, वो वास्तव में अविस्मरणीय है। इसीलिए गांधी जी को अकेला व्यक्ति होने के बावजूद भी गांधी जी की तुलना जो है वो फौज से करते हैं, क्योंकि जो महात्मा गांधी ने काम किया है वो अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता था उस समय जो फौज कार्य करती थी उतना महात्मा गांधी ने अकेले ने कार्य किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देख रहे हैं जो खंड है
वो श है। खंड श को देखिए, इसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर शब्द सीमा जो है वो लगभग 100 शब्द है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना कि जो शब्द सीमा है, मैंने पहले भी बोला है, शब्द सीमा का विशेषकर ध्यान रखना। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। टाइम काफी हो रहा है, वीडियो भी लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक ही प्रश्न पत्र को अलग अलग खंडों में विभाजित करने की बजाय एक ही वीडियो में डाला जाए, ताकि विद्यार्थियों के लिए आसानी रहे, सहूलियत रहे। और मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि बोर्ड में पूछे जाने वाले, चाहे मॉडल प्रश्न पत्र हो या इससे पहले अगर पूछे, इससे पहले अगर बात करते हैं 2022 या इससे भी पहले, एनसीईआरटी के द्वारा जो लागू किया गया सिलेबस, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो इससे पहले 2017 का था। तो 17 है, 16 है, 15 है, ये तमाम प्रकार के जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर में बोर्ड का ये सिस्टम है कि हमेशा प्रश्नों को रिपीट करते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जितना समय मिले, जैसा भी समय मिले, प्रीवियस पेपर को 100% हल करना। अगर आप प्रीवियस पेपर को हल करके जाओगे तो मान चलिए कि कम से कम 30-40% का आपका जो सिलेबस है वो कवर हो गया है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सारे इन प्रश्नों को हल करोगे, इन सारे प्रश्नों को देखोगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करोगे। देखिए, 17वां जो प्रश्न है, ये बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारणों को स्पष्ट कीजिए। वैसे आपको पता है कि महाजनपद जो है, जिनकी संख्या 16 थी, महाजनपद जो है इनकी संख्या 16 थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे ताकतवर जो महाजनपद था वो था मगध। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे ताकतवर महाजनपद क्यों था। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के प्रमुख जो कारण है वो कई थे। उनमें से प्रमुख कारणों की हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है टू द पॉइंट करना। विद्यार्थियों, बिंदु, अगर कोई भी प्रश्न, बड़ा प्रश्न जो स पोर्शन है, कोशिश करना कि स और द जो पोर्शन है, स और द खंड है, इन खंडों को टू द पॉइंट करना, टू द बिंदु करना, ताकि अच्छे नंबर आ सके आपको। पहला बिंदु है कि मगध में भारी वर्षा होती थी। मगध में वर्षा की कोई कमी नहीं थी, और इनके साथ साथ में मगध का जो प्रदेश है ये अधिक उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र में खेती की जो उपज है ये भी अच्छी होती थी। और खेती की उपज अच्छी होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण मगध जो है वो एक प्रकार से शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सामने आया। बिंदु नंबर 2, मगध की सीमाओं में प्रचुर मात्रा में लोहे की खानें थी। और आप सबको पता है कि लोहा जिस भूभाग में, जिस क्षेत्र में लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लोहा विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने का एक प्रमुख खनिज है। और जहां लोहा था वहां विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए गए, हथियार बनाना बड़े आसान हो गए, सरल हो गए। और यही कारण है कि मगध की स्थिति में सुधार हो गया। बिंदु नंबर 3 देखिए, मगध के जंगलों में पर्याप्त मात्रा में हाथी उपलब्ध थे। और आपको पता होगा कि इस समय जिसके साम्राज्य में, जिसकी सेना में सबसे अधिक हाथी होते थे, उसकी सेना ही सबसे ताकतवर मानी जाती थी। तो मगध के जो मगध का जो भूभाग है, या मगध की जो सैनिक शक्ति है वो भी बड़ी ताकतवर थी, क्योंकि मगध क्षेत्र में हाथियों की कोई कमी नहीं थी। और इस समय हाथी जो है ये सेना के प्रमुख अंग माने जाते थे। जिस सेना में जितने हाथी होते थे, युद्ध में हमेशा उसी सेना की जीत होती थी। नंबर 4 देखिए, मगध की मगध की दो राजधानियां थी, ध्यान रखना। दो राजधानी थी, एक का नाम था राजगीर और दूसरे का नाम था पाटलिपुत्र। राजगीर जो है, ये ध्यान रखना, इसका प्राचीन नाम है वो था राजगाह। और इसका मतलब होता है राजा का घर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है
राजा का घर है और जो राजगीर है ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और दूसरी जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को मैंने मानचित्र में आपको समझाया भी था। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पटना कहते हैं। तो कई बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं, पटना पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है या पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो दोनों का ध्यान रखना। ये राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो है ये नदियों से चारों ओर घिरा हुआ था। इस प्रकार से जो मगध है ये वास्तव में एक सुदृढ़ साम्राज्य था। यही कारण है कि ये अन्य महाजनपदों में एक ताकतवर महाजनपद के रूप में सामने आया। यहाँ के जो शासक थे, देखिए, मगध महाजनपद को शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजाओं की प्राप्त थी। यहाँ के जो शासक थे वो शासक भी महत्वपूर्ण थे, जैसे कि बिंबिसार है, अजातशत्रु है और महापद्म नंद है। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को और ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य किया। इसीलिए 16 महाजनपदों में जो मगध है वो सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण महाजनपद था। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कबीरदास से संबंधित है। कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है कि जो कबीरदास को मानने वाले जितने भी विद्वान हैं वो आज भी कबीरदास को मानते हैं और कबीरदास के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की बातें कही गई थी उनका आज भी अनुसरण करते हैं। देखिए, 14वीं कबीरदास जो कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के दरमियान थे। कबीर कई संत कवियों में अद्वितीय थे। हालांकि संत तो कई थे लेकिन जो कबीरदास थे उन सारे संतों में भी अद्वितीय संत थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन काल का अध्ययन उनके द्वारा रचित तथा काव्य उनके अनुयायियों द्वारा लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। कबीर वाणी के नाम से कबीर की 3 विशिष्ट परिपाटियां संकलित है। तो ध्यान रखना, कबीर वाणी के नाम से 3 परिपाटियां संकलित है। सबसे पहली जो है ये आप देख रहे हैं, सबसे जो पहली है वो है कबीर बीजक। पहली जो वाणी है वो है कबीर बीजक। ये इनका जो ताल्लुकात है कबीर बीजक का, ये उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में भी विशेषकर जो वाराणसी है, इस वाराणसी से इनका संबंध है। वाराणसी और अन्य कई स्थानों पर कबीर बीजक में कबीर की वाणी संरक्षित की गई है। दूसरी जो है वो है कबीर ग्रंथावली। दूसरी जो है वो है कबीर ग्रंथावली। इसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। मैंने पहले भी बोला है, जो दादू दयाल थे वो इसके प्रवर्तक थे, तो दादू पंथियों से है। तीसरी जो वाणी है वो है आदि ग्रंथ साहिब। तीसरी जो है वो है आदि ग्रंथ साहिब। इसमें कबीरदास के कई पद संकलित किए गए हैं। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि कबीरदास अन्य संतों से अद्वितीय कैसे थे और आज वर्तमान समय में लोगों के एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत कैसे थे। देखिए, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी रचनाओं के संकलन का कार्य उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया था। यानी कबीरदास की मृत्यु होने के बाद जो भी कबीरदास की रचनाएं हैं, कबीरदास का जो ज्ञान है, उन सबको संकलित करने का कार्य उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। कबीर की रचनाओं में विभिन्न क्षत्रिय भाषाओं और बोलियों का समावेश था। कबीरदास ने जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं भी शामिल थी, बोलियां भी शामिल थी। कबीर ने अपने पद में निर्गुण निर्गुण कवियों की संत भाषा का भी प्रयोग किया है। ध्यान रखना, एक निर्गुण होता है और एक सगुण होता है। निर्गुण का मतलब है जो किसी भी प्रकार की
देवता की मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं, उनके आकार में विश्वास नहीं करते हैं, उनके साकार में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे जो जो भी साधु संत होते हैं उनको निर्गुण कहते हैं। और सगुण ऐसे साधु संत होते हैं जो किसी भी ईश्वर की मूर्ति में विश्वास करते हैं, ईश्वर की एक निश्चित आकार बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे संतों को सगुण कहते हैं। लेकिन कबीरदास विशेषकर ध्यान रखना, कबीरदास निर्गुण थे जो किसी भी प्रकार की मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे। कबीर की कबीर की उलट बाशियां बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें बहुत सी विरोधाभासी बातें हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि ब्रह्म सत्ता को समझना बहुत ही जटिल कार्य है। उलटबासी में सामान्य उलटबासी में सामान्य प्रचलित अर्थों को उलट दिया जाता है। यानी उलटबासी जो है, इसमें कोई भी जो बात कहते थे उसका अर्थ हमेशा डबल निकलता और एक अर्थ उसका उल्टा निकलता था। एक अर्थ उनका उल्टा निकलने के कारण ऐसी विभिन्न प्रकार की रचनाओं को उलटबाशियों का ही नाम दिया गया है। कबीर ने कबीर ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लाम के दर्शन के अनुसार वे सत्य को, ध्यान रखना, इस्लाम का जो दर्शन है, जैसे हमने इससे पहले जैन धर्म के दर्शन की बात की थी, वैसे ही जो इस्लाम धर्म का दर्शन है, इसमें वे सत्य को हमेशा अल्लाह कहते थे कि सत्य जो है वो अल्लाह है। और खुदा कहते थे, हजरत कहते थे और पीर कहते थे। अल्लाह है, खुदा है, हजरत है, पीर, इनको वो सत्य कहते थे। वेदांत दर्शन के अनुसार वे सत्य को अलख कहते थे। सत्य को क्या कहते थे? अलग कहते थे। अलग का होता है अदृश्य, अदृश्य कोई भी शक्ति जो दिखाई ना देती हो। निराकार कहते थे, ब्रह्म भी कहते थे, जिसका कोई आकार नहीं होता है। योगियों की परंपरा से प्रभावित होकर वे सत्य को शब्द और शून्य जैसी अभिव्यक्तियों से भी प्रकट करते हैं। अतः कबीर की समृद्ध परंपरा इस बात की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं और विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो प्राचीन समय से चली आ रही मूल्य मान्यताओं पर प्रश्न उठाते हैं, सामाजिक संस्थाओं पर, सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रश्न उठाते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों पर प्रश्न उठाते हैं, वो लोग आज भी कबीरदास को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। इसीलिए वर्तमान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कबीरदास को ही अपना एक प्रकार से अ, यूं मानिए कि प्रेरणा का स्रोत ही मानते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। प्रश्न नंबर 19। 1857 के विद्रोह को 1800 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से या क्या कदम उठाए थे? यानी विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे? तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए निम्न कदम उठाए थे। नंबर 1 है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सबसे पहले क्या किया है? नए नए कानूनों का निर्माण किया। नंबर 2, मई जून 1857 में संपूर्ण जो उत्तर भारत है, संपूर्ण उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक शासन लागू करना। यानी अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानता है, तो वहां पर सैनिक शासन लागू कर देते थे। और सैनिक शासन लागू करने के बाद में उन सैनिक अधिकारियों को इतना पावर था कि बिना किसी को सूचना दिए सीधे भारतीय लोगों को वो जेल में डाल देते थे। तो मार्शल लॉ लागू कर दिया। इनके साथ साथ मार्शल लॉ के तहत ये भी निर्धारित किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक या तीन से अधिक, चार पांच व्यक्ति मिलकर कहीं पर ना तो जा सकते हैं, ना कोई बातचीत कर सकते हैं, ना किसी से विचार विमर्श कर सकते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है। तो एक तो इन्होंने क्या किया है, मार्शल लॉ लागू कर दिया है। पहले तो कई प्रकार के कानून बनाए, फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया। इनके साथ साथ में जो फौजी अफसर हैं, फौजी अफसरों तथा अंग्रेजों को भी ऐसे भारतीयों पर मुकदमा चलाने का अधिकार, चलाने तथा उनको दंडित करने का अधिकार दे दिया
जिन पर विद्रोह में शामिल होने का मात्र क्या था, संदेह था। यानी अंग्रेजों को अगर ऐसा लगा कि ये भारतीय व्यक्ति कोई विद्रोही हो सकते हैं, अगर अंग्रेजों को मात्र शक हुआ, तो भी अंग्रेजों के पास में ये अधिकार था कि वो ऐसे भारतीयों को जेल में डाल सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए अत्यंत ही बर्बरतापूर्ण क्या किए, सैनिक बर्बरतापूर्ण सैनिक कार्रवाई की। यानी जहां कहीं भी भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, उनके ऊपर इन्होंने एक प्रकार से दंडात्मक शासन लागू किया और भारतीय लोगों को कुचलते हुए जेल में डालने का कार्य किया। अंग्रेजों द्वारा विद्रोही जमींदारों, जो भी अंग्रेजों का विरोध करने वाले जमींदार थे या कुछ तालुकदार थे, इन सारे जमींदारों को और तालुकदारों की जो जागीरें हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई। इस प्रकार से अंग्रेजों ने 1857 में हर प्रकार से विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया और कई नए नए हथकंडे अपनाने का भी कार्य किया। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे? अंग्रेजों के शासनकाल में अगर देखा जाए, तो अंग्रेज हर प्रकार के रिकॉर्ड को संभाल कर रखते थे। आखिर ऐसा क्यों कि विभिन्न प्रकार के जो शहर थे, इन शहरों के रिकॉर्ड को अंग्रेज व्यक्ति संभाल कर रखते थे। आखिर क्यों रखते थे? इन रिकॉर्ड से अंग्रेजों को क्या-क्या फायदा था? देखिए, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड शहरीकरण के विकास की गति को समझने के लिए संभाल कर रखे जाते थे। इन्हें हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी किसी भी शहर का विकास किस गति से हो रहा है और किस गति से विकास को करने की आवश्यकता है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए अंग्रेज हमेशा विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड को संभाल कर रखते थे। जैसे कि नंबर एक बिंदु को देखिए कि जनसंख्या में किस गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है? बढ़ रही है तो प्रत्येक 10 साल के बाद कितनी बढ़ रही है? इसका पूरा ध्यान रखने के लिए जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े होते थे, इनको हमेशा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अधिकारी जो है वो संभाल कर रखते थे। बिंदु नंबर 2, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है या क्या प्रतिशत है? यानी जनसंख्या शहरों में कितनी जनसंख्या रह रही है और गाँव में कितनी जनसंख्या रह रही है? इसका पता लगाने के लिए भी विभिन्न प्रकार से जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो दस्तावेज होते हैं, इनको संभाल कर रखना पड़ता था। बिंदु नंबर 3 देखिए, जनसंख्या के आंकड़े नागरिकों की मृत्यु दर तथा बीमारियों का पता लगाने में भी हमेशा क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों से ही ये पता चलता है कि कितने नागरिकों की मृत्यु हो रही है, कितने नागरिक बीमार हैं, कितने नागरिक बीमारी से जूझ रहे हैं, कितने नागरिक तैयार हो गए हैं। तमाम प्रकार के बीमारी और मृत्यु होने वाले लोगों से संबंधित आंकड़ों का ध्यान रखने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, इनको संभाल कर रखना पड़ता है। बिंदु नंबर 4 देखिए, इन आंकड़ों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। यानी अगर हमें ये पता चलता है कि कौन से नगर में कितनी जनसंख्या है और कितनी जनसंख्या है, उसके लिए किस प्रकार के नियम बनाने की आवश्यकता है। नियम बनाने से पूर्व जब तक जनसंख्या के बारे में पता नहीं होता है, तब तक सारी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, इनको कैसे तैनात किया जाए, कितने सैनिकों को तैनात करना है, पुलिस चौकी बनाई जाए, थाना बनाया जाए या अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जाए। इन सब का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संभाल कर रखना जरूरी होता है। बिंदु नंबर 5 देखिए, औपनिवेशिक शहरों के विकास में क्या-क्या तथा किस प्रकार की योजना सहायक हो सकती है? यानी अगर किसी भी शहर का हमें विकास करना है, तो हमारे पास में जब तक आंकड़े नहीं होते हैं, तब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि शहर का विकास कैसे करना है, किस प्रकार का करना है और कौन-सी योजना बनानी है। तो इन सारे बातों के लिए विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं, ये होना ज़रूरी है। यदि शहरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो उनमें किस प्रकार की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि बिजली है, पानी है, सड़क है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर इसकी कमी है तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए,
इसकी सहायता कैसे की जाए? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं। तो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित होने वाले व्यक्ति हैं, उनकी किस प्रकार से सहायता की जाए, उनको किस प्रकार से सुविधाओं से जोड़ा जाए। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए, इन सारे बातों पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा संभाल कर रखे जाते थे और इन आंकड़ों के माध्यम से ही उनको पता चलता था कि कहाँ किस प्रकार का विकास करने की आवश्यकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आए हैं हम खंड द में, जो इस प्रश्न पेपर का अंतिम भाग है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं और बड़े प्रश्न आते हैं। इसकी जो शब्द सीमा होती है, ये 250 होती है। ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, इनको टू द पॉइंट और जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें बहुत अहम योगदान होता है बिंदुओं का। देखिए प्रश्न नंबर 21। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? यानी मोहनजोदड़ो का जो शहर है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो का जो शहर है, ये 2 भागों में विभाजित है। एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग है। तो ये यहाँ पूछा है कि निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या दुर्ग पर माल गोदाम, विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य भी कोई संरचनाएं है या नहीं है? तो देखिए हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि निचला शहर किस प्रकार का था और ऊपरी शहर किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता में नगर एक निश्चित योजना के तहत बनाए जाते थे। ये अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। जो इतिहास की जो पहली किताब है, उसका पहला अध्याय है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अगर आप उसमें मानचित्र देखेंगे, तब भी दिया हुआ है और पाठ में भी दिया हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें किसी भी प्रकार के नगर को बसाने से पहले एक अच्छी तरह से योजना बनाई जाती थी और योजना बनाने के बाद ही नगर का निर्माण किया जाता था। नगर जो है, ये मुख्य रूप से 2 भागों में बंटे हुए होते थे। नगर जो है, वो 2 भागों में बंटे हुए होते थे। नगर का निर्माण करने से पहले मैंने अभी बोला आपको कि नगर का निर्माण करने से पहले ये योजना बनाते थे। योजना बनाने के बाद में ये सड़कों का निर्माण करते थे और सड़कों का निर्माण करने के बाद में ये नालों का निर्माण करते थे और सड़कों का और नालों का निर्माण होने के बाद, जैसे कि सड़कों का और नालों का निर्माण होने के बाद में जो ये जगह बचती थी, यहाँ पर ये लोग क्या करते थे? अपने घरों का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से नगर बसाने की इनकी एक बहुत ही सुनियोजित योजना होती थी। नगरों को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा जाता था, 2 भागों में विभाजित किया जाता था। एक भाग दुर्ग क्षेत्र कहलाता था, जहाँ पर शासक रहते थे, उच्च वर्ग के अधिकारी रहते थे और जो दूसरा भाग है, वो निचला शहर है, जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग रहते थे। अन्य शहरों की तरह मोहनजोदड़ो भी 2 भागों में विभाजित था। इसका एक भाग निचला शहर और दूसरा जो भाग था, वो था गढ़ी वाला भाग। गढ़ी वाले भाग को ध्यान से सुनना विद्यार्थियों। गढ़ी वाला जो भाग है, इसको कई किताबों में दुर्ग भी कहते हैं। गढ़ी वाला भाग या दुर्ग भी कहते हैं। निचला जो शहर है, निचला शहर दुर्ग से निम्न बातों से भिन्न था। पहला बात देखिए कि कौन-कौन से ऐसे बिंदु हैं जो ऊपरी शहर और नीचे जो निचला शहर है, इन दोनों में अंतर को इंगित करता है। तो देखिए बिंदु नंबर 1, निचला शहर मोहनजोदड़ो के पूर्वी भाग में स्थित था, जबकि जो दुर्ग है, वो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित है। ये ध्यान रखना, पहला अंतर ये हो गया है कि जो निचला शहर है, जो निचला शहर है, वो मोहनजोदड़ो के पूर्वी भाग में था और जो दुर्ग वाला भाग है, गढ़ी वाला जो भाग है, ये पश्चिम भाग में बना हुआ था, जिसके भवन कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बने हुए थे। बिंदु नंबर 2, शहरों में योजनाबद्ध तरीके से निर्मित भवन थे, जबकि जो दुर्ग है, इसमें सार्वजनिक स्नानागार और माल गोदाम एवं जलाशय थे। यानी जो शहर वाला भाग है, इसमें योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया था। लेकिन जो दुर्ग वाला भाग है, जो गढ़ी वाला भाग है, इसमें विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक संरचनाएं बनी हुई थी, जैसे कि स्नानागार है, माल गोदाम है,
या जलाशय है। नंबर 3, निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे तथा अधिकांश क्रियाकलापों में यही होते थे। यानी विभिन्न प्रकार के जो काम करने वाले जो लोग थे, वो सारे के सारे निचले शहर में निवास करते थे और ऊपरी वाला जो शहर है, जो गड्डी वाला भाग है, जो दुर्ग वाला भाग है, इसमें सारे अमीर लोग और राजा वगैरह ही निवास करते थे। बिंदु नंबर 4, निचला शहर अधिक विस्तृत था, जबकि जो गड्डी वाला भाग है, जो दुर्ग वाला भाग है, ये अपेक्षाकृत निचले शहर से छोटा होता था। इसका मतलब ये है कि जो निचला शहर है, ये आकार में विस्तृत और बड़ा होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाओं में जलाशय है, कुएं हैं, स्तंभ हैं, स्तंभ वाला हॉल है, विशाल आंगन है, ये सारी संरचनाएं इसमें शामिल थी। विद्यार्थियों, इसमें ध्यान से सुनना, ये 250 तक शब्द कहा है, लेकिन मैंने इसमें टू द पॉइंट किया है, तो इसमें 250 शब्द नहीं है, लेकिन आपको 250 शब्दों तक इसका उत्तर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अथवा में आया है, जो द पोर्शन है, इसमें 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन दोनों के अथवा में एक-एक प्रश्न आता है। जो आपको अच्छा लगे उसको टू द पॉइंट हल करना है। अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि जो हड़प्पा वासी हैं, जो सिंधु निवासी हैं, हड़प्पा निवासियों के निर्वाह यानी ये किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे, इनके जीवन जीने के कौन-कौन से तौर तरीके थे। तो जीवन निर्वाह के तरीकों का विवेचन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, ये किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे या जीवन निर्वाह करने के कौन-कौन से साधन थे, इनके जीवन जीने के तौर तरीके क्या-क्या थे, या ये किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और शाकाहारी के साथ-साथ में मांसाहारी भी थे। दोनों ही प्रवृत्ति के थे। ये लोग कई प्रकार की वनस्पतियों तथा जानवरों से आहार प्राप्त करते थे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अब आप ये बात कैसे कहोगे कि ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे? देखिए, हमारे पास में ऐसे प्रमाण हैं, हम प्रमाणों के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। देखिए, अनाज के रूप में हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, चना, दाल, तिल आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कई स्थानों से इनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जब तक हमारे पास में अवशेष नहीं होते हैं, तब तक किसी भी प्रकार से इतिहास में उन बातों को हम प्रामाणिकता के साथ में सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे पास में ऐसे प्रमाण मिले हैं, जैसे कि बाजरा और जो चावल है, बाजरा और जो चावल है, चावल के आहार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो बाजरा है, इस बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न भी बोर्ड में पूछे हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बाजरे के जो दाने हैं, वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं गुजरात से। और हड़प्पा सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुए हैं तथा चावल के जो साक्ष्य है, चावल के जो दाने हैं, साक्ष्य हैं, इसके जो अवशेष हैं, ये भी गुजरात से मिले और गुजरात का एक भाग है लोथल, यहाँ से ये इसके अल्प मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस बातों से, इस प्रमाणों से, साक्ष्य से ऐसा इंगित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज का सेवन करते थे। खाद्य सामग्री के रूप में ये तमाम प्रकार के अनाज या दानों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, भैंस, सूअर से भी आहार प्राप्त करते थे। ये सब जानवर पालतू थे। इसके अलावा जंगली जानवरों में जंगली जानवरों में हिरण तथा घड़ियाल के मांस का प्रयोग मांस के प्रयोग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। खुदाई से मिले मछली पकड़ने के कांटे, यहाँ से खुदाई के दौरान मछलियों को पकड़ने के लिए कई प्रकार के कांटे भी प्राप्त हुए। कांटे तथा मुद्राओं पर भी मछली के कई चित्र मिले हैं। इनसे प्रतीत होता है कि यहाँ के जो व्यक्ति थे, ये विभिन्न प्रकार की मछलियों का सेवन भी करते थे। मछलियों का सेवन और जानवरों का सेवन से ये इंगित होता है कि यहाँ के जो लोग थे, वो मांसाहारी भी थे और मांसाहारी के साथ साथ में शाकाहारी भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 जो अंतिम क्वेश्चन है, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी से संबंधित बोर्ड में विद्यार्थियों हर बार लगभग प्रश्न आता है, तो महात्मा गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न आता है, आप पहले से ही ये तय कर लें कि महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से पढ़ लिया जाए और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको भी पूर्ण रूप से पढ़ लिया जाए, क्योंकि जो बड़ा प्रश्न आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले अध्याय से और महात्मा गांधी जो है इस अध्याय से संबंधित ही आता है। तो इस क्वेश्चन का हम उत्तर देखते हैं। देखिए, वैसे महात्मा गांधी के बारे में आप भली भांति जानते हैं। कक्षा 6 से तमाम प्रकार की पुस्तकों में महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दी जाती है। थोड़ी सी जानकारी मैंने भी यहाँ मेंशन करने का कार्य किया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने कानून की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी और 1893 में एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इन्होंने सरकार की दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर जो काले लोग हैं, काले लोगों के साथ में अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव किया जाता था, तो इन्होंने सरकार की रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का मार्ग जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही अपनाया था। विद्यार्थियों, प्रश्न कई बार पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का रास्ता कहां से अपनाया था। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक आज्ञा का पालन न करना। देखिए, फिर देखिए यहां दे रखा है सविनय। सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को यह कहा था कि विनम्रता पूर्वक हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके द्वारा बनाए गए जो नियम हैं हम इनका पालन नहीं करेंगे, और आपने जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ में रंग को लेकर, नस्ल को लेकर जो भेदभाव किया है, हम इसका पालन भी नहीं करेंगे। और सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अंग्रेज लोगों के खिलाफ सत्याग्रह किया था और अंग्रेजों की जो रंग भेद की नीति है इसका विरोध करने का कार्य किया था। महात्मा गांधी, ये हमने अभी इससे पहले भी प्रश्न को हल किया है कि महात्मा गांधी 1915 या 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, और यहाँ आते ही आपको पता है इस समय 1915 में वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना चल रही थी, और वो थी वो थी प्रथम विश्व युद्ध। वो थी प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न पूछते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो राजनीतिक गुरु हैं वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने देश का दौरा किया। जैसे ही भारत में आते हैं महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि पहले आप 2 साल तक भारत का दौरा कीजिए, भारत के लोगों से मिलिए, भारत के लोगों को समझिए, और पता लगा कि भारत के लोगों के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने 2 साल तक देश का दौरा किया। और इस दरमियान महात्मा गांधी क्या किया है, चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा में की गई पहल ने गांधी जी को एक जनवादी नेता के रूप में उभारा। महात्मा गांधी, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में चंपारण का सत्याग्रह किया था। उसके बाद में 1917 का चंपारण का है, बिहार का जो पोर्शन है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर है, और 1918 में ही खेड़ा जो गुजरात का भाग है, यहाँ महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन किए, और तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता मिलती है, और तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी की विजय होती है। तीनों आंदोलनों में विजय होने के बाद महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे, जनता में एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने पूर्ण रूप से जनता का सहयोग किया, और जनता ने भी अपना पूरा महात्मा गांधी को सपोर्ट किया। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी का बिहार में गुजरा। बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल को उपजाने उपजाने की स्वतंत्रता दिलाने में बीता। यानी इस समय यूरोपीय लोग भारतीय किसानों से केवल नील की खेती करने के लिए
भारतीय किसानों को बाध्य करते थे और महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप करके कहा कि नील की खेती भारतीय किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए भारतीय किसान अगर नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको पाबंद नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए इस प्रथम प्रयास में अंग्रेजों की हार होती है और महात्मा गांधी को सफलता मिलती है, जिसमें भारतीय किसानों को ये छूट दे दी गई कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो उनको हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे। ये महात्मा गांधी की भारत में पहली सफलता थी। 1918 में 1918 में गांधी जी गुजरात में दो आंदोलनों में, दो अभियानों में व्यस्त रहे। आपको पता है कि सर्वप्रथम उन्होंने अहमदाबाद के जो मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच में विवाद हुआ। महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया, मजदूरों को राहत दिलाई और मजदूरों को बोनस देने के साथ साथ में उनके काम के घंटे भी सीमित करने का कार्य किया। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी ने खेड़ा में फसल चौपट हो जाने फसल चौपट होने पर राज्य में किसानों का लगान माफ करने की मांग की। यानी खेड़ा में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल चौपट हो जाती है, फिर भी राज्य सरकार ने कहा कि फसल चौपट हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसानों कहा कि आपको लगान तो चुकानी ही पड़ेगी, आपको कर देना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार से बार बार किसान लोगों को कर देने के लिए विवश किया गया तो किसान लोगों ने महात्मा गांधी से निवेदन किया। महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों का नेतृत्व स्वीकार किया और ब्रिटिश सरकार को ये चेतावनी दी कि जिन 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 भूभागों में फसल खराब हुई है आप उनको करों में छूट दीजिए और जहां फसल चौपट नहीं हुई है आप उन लोगों से कर ले सकते हैं। महात्मा गांधी के कहने से ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और जिन भूभागों में फसल चौपट हुई थी ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर यह आदेश निकाला कि जिन भूभागों में फसल चौपट हो गई है हम वहां कर वसूल नहीं करेंगे। इस प्रकार इस प्रकार गांधी जी के शुरुआती जो तीन आंदोलन है शुरुआती तीन आंदोलन सफल रहे और इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन आंदोलनों ने गांधी जी को एक जनवादी नेता के रूप में उभारा। निम्न स्थितियों ने गांधी जी को एक जन नेता के रूप में बना दिया, नेता बनाया है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां उसको भी देखिए। नंबर एक, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। गांधी जी पहले भी आंदोलन तो खूब होते थे लेकिन उसमें सामान्य लोग भाग नहीं लेते थे। किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, विभिन्न प्रकार के जो मजदूर वगैरह हैं, ये किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं लेते थे। गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन सारे लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसलिए महात्मा गांधी सारी जनता में एक जन नेता के रूप में उभरते हैं। बिंदु नंबर दो, गांधी जी ने आम जनता की तरह दिखने के लिए साधारण वस्त्र धारण किए। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वकील थे जो वकील के कोट पैंट पहनते थे और अच्छे सूट बूट पहनते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी सूट बूट नहीं पहने। महात्मा गांधी शुरुआत में जरूर पहनते थे लेकिन जिस समय महात्मा गांधी का सामान्य लोगों के साथ में जुड़ना हो जाता है, सामान्य लोगों से ताल्लुका शुरू हो जाता है, तो महात्मा गांधी बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने शुरू कर दिए। आपने देखे होंगे चित्रों में महात्मा गांधी की बिल्कुल सिंपल धोती और बिल्कुल हाथ में एक डंडी लेकर घूमते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी सामान्य लोगों की तरह ही दिखते थे और सामान्य लोगों के समान ही कपड़े भी पहनते थे। बिंदु नंबर तीन, महात्मा गांधी गांधी जी ने देश की जनता से उनकी ही भाषा में बातचीत करते। जो महात्मा गांधी है कि जब भी जनता से बातचीत करते थे तो अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते थे या किसी हार्ड लैंग्वेज में बातचीत नहीं करते थे, बल्कि बातचीत भी उन लोगों की स्थानीय भाषा में ही करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि महात्मा गांधी ने हिंदी और उर्दू के संयोग से बनी हुई जो भाषा है हिंदुस्तानी, ऐसे ही स्थानीय भाषाओं को और ऐसे ही सिंपल भाषाओं को प्रमुखता देने का कार्य किया था। बिंदु नंबर अगला देखिए, गांधी जी अन्य नेताओं की तरह सामान्य जन समूह से अलग खड़े ना होकर उनमें घुल मिल जाते थे। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस समय सामान्य जनता के साथ में बैठना पसंद नहीं करते थे, सामान्य जनता से अपने आप को दूर समझते थे, लेकिन गांधी जी उनमें से नहीं थे। गांधी जी हमेशा जहां सामान्य लोग खड़े होते थे उन सामान्य लोगों के साथ में ही खड़े होते थे, ना तो उनसे अलग होते थे बल्कि उनके साथ में हमेशा घुल मिल कर रहते थे। अगला बिंदु है, गांधी जी ने गरीबों गांधी जी ने गरीबों और जो हरिजन थे
इनके हितों में भी कई प्रकार के कार्य किए और यही कारण है कि गांधी जी जनता में एक जन नेता के रूप में उभरे और सारी जनता ने महात्मा गांधी का दिल से समर्थन किया और प्रत्येक आंदोलन में महात्मा गांधी का बढ़ चढ़कर साथ देने का कार्य किया और ये एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो इससे पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो इसके 8वां में है उस क्वेश्चन की ओर। देखिए, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे 2 प्रकार के स्रोतों की बात करते हैं। एक तो करते हैं निजी पत्रों के बारे में और एक बात करते हैं आत्मकथाओं के बारे में। निजी पत्रों और आत्मकथा जो है, इससे किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें क्या पता चलता है? और दूसरी चीज़ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि ये जो सरकारी किसी भी प्रकार के जो ब्यौरे होते हैं, जो स्रोत होते हैं, उनसे ये किस प्रकार से भिन्न होते हैं। देखिए, निजी पत्र और आत्मकथाएं। निजी पत्र और आत्मकथाएं सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये ध्यान रखना, सूचना के सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं वो निजी पत्र भी होते हैं और इनके साथ साथ में आत्मकथाएं भी होती हैं, जो हमें विभिन्न मुद्दों के बारे में किसी व्यक्ति की धारणा में गहरी अंतर्दृष्टि यानी कि जो अंतः ज्ञान है, लोगों के जो एक प्रकार से जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार है, उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। सामान्यतः सामान्यतः निजी पत्रों के माध्यम से निजी पत्रों के माध्यम से दो व्यक्तियों के संघर्षों, तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों, व्यक्ति की व्यक्ति की विचारधाराओं और उनके द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं, उनकी विषय के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन आत्मकथाएं व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल, व्यक्ति के जन्म स्थान, उनकी विभिन्न प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा, व्यवसाय, रुचियों, कठिनाइयों, जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की घटनाओं आदि के बारे में बताती है। यानी कि जो आत्मकथाएं होती है, इसमें जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिससे संबंध या जिसके बारे में आत्मकथाओं में कोई जानकारी नहीं होती है। आत्मकथाओं में हर प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है, लेकिन जो निजी पत्र होते हैं, उसमें केवल 2 व्यक्तियों के विचार होते हैं, उनके संबंधों के बारे में होता है, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में होता है या विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। जिस अवस्था में पत्र या आत्मकथाएं लिखी जाती है, उससे हमें संबंधित व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। उसको पढ़कर हमें संबंधित व्यक्ति की भाषा ज्ञान के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विभिन्न नेताओं द्वारा आपस में लिखे गए निजी पत्रों से कांग्रेस व अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जानकारी मिलती है। यानी कि जिस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस समय देश के जो जितने भी राष्ट्रीय जो नेता थे, ये आपस में विभिन्न प्रकार के चर्चाएँ करते थे। तो जो भी ये चर्चाएँ करते थे, तो ये चर्चाओं के रूप में आपस में ये पत्र लिखते थे। तो उन पत्रों के माध्यम से इनकी व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में पता चलता है, इनके कार्यक्रमों के बारे में, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में, इनकी विचारधाराओं के बारे में पता चलता है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए पत्र में कांग्रेस की कांग्रेस के कार्यक्रम और उसकी प्राथमिकताओं की जानकारी दी गई है। इसी प्रकार जो निजी पत्र जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को लिखे थे, उनमें भी विभिन्न नेताओं, उनके विचार, कार्यक्रमों, कार्य क्षमताओं आदि की जानकारी मिलती है। गांधी जी ने गांधी जी ने जो पत्र व्यक्तिगत तौर पर जवाहरलाल नेहरू अथवा अन्य लोगों को लिखे थे, जिनसे अन्य लोगों को लिखे, उनसे भी हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। किस दल के रूप में कांग्रेस के आदर्श किस प्रकार विकसित हुए, समय समय पर उठने वाले विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में गांधी जी ने क्या भूमिका निभाई, इन सब के बारे में हमें उस समय के जो निजी पत्र हैं, उसी से जानकारी प्राप्त होती है। निजी पत्र और आत्मकथाएं निजी पत्र और आत्मकथाएं सरकारी ब्यूरो से कई मायनों में भिन्न होती हैं।
सरकारी ब्यूरो सरकारी जो ब्यौरे होते हैं, सरकारी ब्यौरे प्रायः गुप्त रूप से लिखे जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये अंतर है दोनों में। सरकारी जो ब्यौरे होते हैं वो हमेशा गुप्त रूप से लिखे जाते हैं। लिखने वाले लिखने वाली जो सरकार और लिखने वाले जो विवरणदाता होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विचारों को लिखते हैं, लेखकों के पूर्वाग्रहों, दृष्टिकोणों, नीतियों आदि से प्रभावित होते हैं। यानी किसी भी सरकारी अधिकारी को क्या लिखना है, ये पहले से तय होता है कि आपको किस प्रकार की रिपोर्ट बनानी है। उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। लेकिन जो निजी पत्र होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की पूर्व की कोई निर्धारित योजना नहीं होती है, बल्कि उसमें व्यक्तियों के वास्तविक विचारों को इंगित किया जाता है। व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, योजनाएं जो होती हैं, उनको लिखा जाता है। लेकिन जो सरकारी विभिन्न प्रकार के ब्यौरे होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के वास्तविकता के बारे में कोई पता नहीं होता है। उसमें जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है, वो पहले से तय होती है कि आपको इस रिपोर्ट को किस प्रकार से लिखना है। इसलिए सरकारी जो भी ब्यौरे होते हैं, वो ज़्यादा कारगर या उसमें ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत निजी पत्र निजी पत्र दो व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध, विचारों के आदान प्रदान तथा निजी स्तर से जुड़े सूचनाएं देने के लिए होते हैं। आत्मकथाएं हमें अतीत का लेखा जोखा देती है। किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता, वास्तविक विवरण पर उसका मूल्यांकन निर्धारित करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकारी ब्यूरो से आत्मकथा तथा निजी पत्र पूर्णतः भिन्न होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी को विभिन्न प्रकार के खत लिखे थे, विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे थे। और ऐसे ही पत्रों का एक संकलन तैयार करके अ, नेहरू जी ने ऐसे ही पत्रों का संकलन तैयार करके उनको प्रकाशित करवाने का कार्य किया था। और उसका जो नाम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उनका नाम है ए बंच ऑफ ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पुराने पत्रों का पुलिंदा। पुराने पत्रों का पुलिंदा। उम्मीद करता हूं आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझा होगा। समय काफी हो गया है, लंबे समय तक आपने वीडियो को देखा, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस पेपर है, मैं उनको भी जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। सारे विद्यार्थी प्रीवियस जो पेपर है, वो चाहे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखें या आप व्यक्तिगत रूप से देखें, लेकिन उनको हल अवश्य करें, क्योंकि इससे बोर्ड में 100% आपको फायदा मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के वीडियो को संपन्न करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।